बारिश का मौसम आ चुका है और आसमान में बादल छा चुके हैं और लगता है बारिश बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत हसीन सा मौसम है। इस हसीन बारिश के मौसम में खेड़ा रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से आकर रुकती है। ट्रेन में से दो व्यक्ति उतरते हैं, राजीव और सुनीता। दोनों के ट्रेन से उतरते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए वो किसी तरह अपने नए घर के पते पर पहुंचे। घर काफी सुनसान जगह पर था। उस घर से गांव के लोगों का घर काफी दूरी पर था। घर की हालत बहुत जर्जर थी। घर देखने में काफी पुराना लग रहा था, जैसे इसकी नींव कई सालों पहले रखी गई हो, जैसे कई सालों से इस घर में कोई भी व्यक्ति रहने ना आए हो। घर की दीवारें अब टूटने को हो रही थीं। राजीव, ये बड़े साहब ने हमें कैसा घर दिया है? तुम कहते थे सरकारी क्वार्टर मिलेगा, वो भी अच्छा खासा। ये देखो, जर्जर खंडहर, आसपास इंसान तक नहीं है। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये जगह इतनी खराब होगी। शायद बड़े साहब ने जल्दबाजी में ये घर पकड़ा दिया। सुनीता, समझने की कोशिश करो। अभी रात बहुत हो चुकी है। इस तूफान और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मजबूरी है, आज की रात यहीं काटनी पड़ेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डर मत। अंदर जाकर देखते हैं हालात कैसे हैं। अगर बहुत बुरा हुआ तो कल सुबह पहली ट्रेन से गांव लौट जाएंगे। कल? राजीव, मैं इस घर में एक रात भी नहीं रुक सकती। ये जगह मुझे अजीब लग रही है, जैसे यहाँ कुछ छुपा हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, चारों तरफ अंधेरा, एक भी इंसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये घर हमें घूर रहा हो। रात काफी अंधेरी हो रही थी। इस अंधेरी रात में वह घर एकदम खंडहर, सुनसान और जर्जर लग रहा था। राजीव बाबू मूल निवासी मुंबई के हैं। इन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार नौकरी लगी भी तो शहर से बहुत दूर बिहार के खेड़ा गांव में। राजीव बाबू ने घर की जर्जर हालत देखी, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस घर में रुकने का फैसला किया। घर काफी पुराना लग रहा था, जैसे कि बड़े साहब ने उनके आने से ही पहले घर की सफाई करवाई हो। वे दोनों सफर करके बहुत थक चुके थे, इसीलिए बिस्तर दिखते ही वे दोनों वहीं देर होंगे। आधी रात का समय था। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। इतनी तेज गड़गड़ाहट से सुनीता की आंखें खुल गईं। उसने इधर उधर देखा तो उसे याद आया कि वह तो अपने घर से बहुत दूर इस सुनसान घर में है। हे भगवान, ये कैसी जगह है? इतनी तेज गड़गड़ाहट, नींद ही टूट गई। ओह हाँ, ये वही पुराना सुनसान घर है। मैं अपने घर से कितनी दूर आ गई हूँ। यहाँ सन्नाटा भी कितना अजीब है, जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा हो। राजीव तो चैन से सो रहा है और मैं तो एक पल भी चैन से नहीं लेट पा रही। बाहर बारिश थम ही नहीं रही। सुनीता यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और इस भयंकर बारिश में खिड़की के बाहर एक पेड़, जो कि एकदम अलग ही चमक रहा था, मानो सारे आसमान की बिजली उस पेड़ पर ही चमक रही हो। चमकती बिजली की चमकाहट में सुनीता को उस पेड़ के नीचे कुछ दिखा। ओ भगवान, वो क्या है? ये पेड़ इतना अजीब क्यों लग रहा है? हर बार बिजली इसी पर ही क्यों गिर रही है? जैसे पूरा आसमान सिर्फ इसी को देख रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। सुनीता ने बड़े ही गौर से देखा, मगर उसे कुछ भी नहीं देखा। नहीं, उस पेड़ के आसपास और नहीं पेड़ पर। ये सब मेरा वहम है। अंधेरा, बारिश और थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। हाँ, यही सच है, यही सच। यह सोचकर सुनीता फिर से वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह राजीव बाबू ने अपने बड़े साहब को फोन लगाया और उनसे बात की। नमस्ते साहब, मैं राजीव बोल रहा हूं। जी, कल रात हम आपके बताए घर में पहुंचे थे, लेकिन साहब सच कहूं तो घर की हालत बहुत खराब है।
दीवारें टूटी फूटी हैं, चारों तरफ सुनसान इलाका है और पत्नी भी बहुत डर गई है। सच कहूं तो मेरी पत्नी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो रात भर नींद भी नहीं आई। हमें यहां अजीब सा डर महसूस होता है। अगर आप कहें तो मैं किसी और जगह क्वार्टर देख लूं। अरे राजीव बाबू, नए नए आए हो तो थोड़ी मुश्किल तो लगेगी ही, लेकिन आप परेशान मत होइए। अभी घर बदलना आसान नहीं होगा। कुछ दिन रुक जाए, फिर हम देखेंगे। मैंने आपको यूं ही नहीं भेजा वहां। कुछ दिन उस घर में रुकना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ 2-3 दिन वहीं रहना होगा, उसके बाद मैं खुद इंतजाम कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि हमें बस 2-3 दिन यहां रुकना होगा, उसके बाद वह खुद इंतजाम कर देंगे। क्या 2-3 दिन? राजीव, तुम जानते हो ये घर कैसा है? रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर वक्त लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। और तुम कहते हो कि हमें यहां 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। सुनीता, समझने की कोशिश करो। यह मेरे बड़े साहब का आदेश है। हम नए नए आए हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी तो बुरा लगेगा। यह सब कुछ सहना ही पड़ेगा। आदेश? और हमारी जान का क्या? अगर यहां सचमुच कुछ हुआ तो तुम तो दिन भर दफ्तर में रहोगे। यहां अकेली मैं भुगतूंगी सब। बस करो सुनीता, हर बात में रोना धोना और डर दिखाना बंद करो। यह सब तुम्हारा वहम है। अभी मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। सुनीता, सुनो, तुम शायद रात के अंधेरे और अपने डर की वजह से यह सब देख रही हो। ऐसे सुनसान घरों में अक्सर वहम हो जाता है। तुम क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो? देखो, मैं यहां नौकरी की वजह से आया हूं। हमें बस 2-3 दिन यहां रुकना है, फिर शायद बड़े साहब दूसरी जगह का इंतजाम कर देंगे। इसलिए प्लीज डर छोड़ो और हिम्मत रखो। तुमसे कह रही हूं राजीव, यह घर ठीक नहीं है। हमें यहां से तुरंत जाना चाहिए। बस करो सुनीता, हर समय डर डर की बातें मत करो। अगर तुम यूं ही वहम करती रहोगी तो यहां रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना कहकर राजीव बाबू अपने दफ्तर के लिए निकल गए। सुनीता घर में अकेली थी। दरवाजे से बाहर आकर सुनीता ने जब सुबह का नजारा देखा तो वह दंग रह गई। जो नजारा रात में इतना भयंकर लग रहा था, वह नजारा सुबह तो बहुत ही हसीन दिख रहा था। चारों तरफ हरियाली और जंगलों से घिरा हुआ घर। लेकिन एक बात थी जो सुनीता को अजीब लगी। आसपास एक भी घर नहीं था, बस इस घर को छोड़कर। घर से बाहर सुनीता थोड़ा टहलने के लिए गई। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गई। सुनीता के घर की थोड़ी दूरी पर कुछ 2-4 घर थे। वहां पहुंच गई, तभी एक बूढ़ी काकी की नजर उस पर गई। अरे बिटिया, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो इस तरफ? मैं और मेरे पति अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। रहने आई हो? कहाँ? उधर जो पुराना घर है ना, पेड़ के सामने वाला, हमें क्वार्टर के तौर पर वही मिला है। क्या कहाँ बिटिया? उस घर में तुम लोग रह रहे हो? अरे नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं टिक पाता। वो जगह अच्छी नहीं है। वहाँ बरसों से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं उस पेड़ और घर में कुछ है। बिटिया, मेरी मानो तो वहाँ से तुरंत निकल जाओ। उस घर में रात काटना जान जोखिम में डालना है। कई लोगों ने कोशिश की थी, मगर कोई टिक नहीं पाया। इतना कहकर वह काकी चली गई। किसी चीज से डर गई हो जैसे काकी की बातों ने सुनीता को असमंजस में डाल दिया था। काकी तो जैसे सचमुच किसी चीज से डर गई थी। उनके चेहरे पर अजीब सा भय था। आखिर ऐसा क्या है इस घर और उस पेड़ में जो ये सब इतना डरते हैं? अगर सचमुच वहां कुछ है तो बड़े साहब ने हमें वहीं घर क्यों दिया? माथे पर सीकन लिए सुनीता वापस घर आ गई और फिर अपने घर की खिड़की से उस पेड़ की ओर देखने लगी। कहीं ये लोग बस वहम में तो नहीं जी रहे? लेकिन काकी की आंखों में डर नकली तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हे भगवान, क्या वाकई मैंने और राजीव ने गलत जगह कदम रख दिया है? या फिर ये सब गांव की पुरानी कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। शाम का समय था। राजीव बाबू भी अपने दफ्तर से घर लौट चुके थे। दोनों ने खाना खाया
और फिर सो गए। रात के ठीक 2 बजे सुनीता को ऐसा लगा कि जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही हो। उसने इधर उधर सर घुमाकर देखा, मगर सब कुछ शांत सा लगा। तब सुनीता ने सोचा कि शायद कोई सपना था। इतने ही देर में सुनीता की नजर खिड़की पर पड़ी। आज बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी, मौसम भी शांत था। तभी सुनीता की नजर उसे बरगद के पेड़ पर गई। उसने उस पेड़ पर एक अजीब सी परछाई देखी। क्या देखा? ये आंखें, ये तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। इतनी गहरी, इतनी भयानक नजर। ओह, मैं यहां क्यों आ गई? काकी सही कह रही थी, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सुनीता को विश्वास हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है। कल बरसात में भी उसने कुछ ऐसा ही देखा था, और आज फिर ये परछाई। सुनीता ने घर का दरवाजा खोला और पेड़ की तरफ देखा। पल भर में ही उस पेड़ के पास बहुत ही अंधेरा छा गया था। सुनीता को साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। सुनीता थोड़ा आगे बढ़ी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। हल्की धुंध सी थी। उस धुंध में ज्यादा साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता उस पेड़ के पास पहुंच गई। उस पेड़ को उसने इधर उधर चारों तरफ से देखा, मगर पेड़ पर तो कोई नहीं था। तभी पेड़ के पास से एक टीमटीमाती हुई रोशनी हुई, जैसे कोई पेड़ से 2 गहरी आंखें उसे देख रहे हों। जब सुनीता की नजर उस पर गई तो वह 2 कदम पीछे हट गई। वह बहुत ही भयानक था। कोई इंसान तो नहीं लगा। नहीं, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर सचमुच यह कोई बुरी आत्मा है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे तुरंत वापस घर जाना होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मुझे यहां से सुरक्षित निकाल लेना। सुनीता की सांसें अब तेज हो गई। वो पीछे मुड़कर अपने घर की ओर तेज कदमों से जाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। सुनीता बहुत डर गई थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मानो जैसे उसकी आवाज दब सी गई हो। वो दबे पांव जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर आ गई और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुनीता बहुत डरी हुई थी। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? कल रात मैंने सब अपनी आंखों से देखा। वो परछाई, वो चमकती आंखें। और जब मैं वापस आ रही थी तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं सच कह रही हूं, ये घर ठीक नहीं है। बस करो सुनीता, हर समय डर डर की बातें मत करो। अगर तुम यूं ही वहम करती रहोगी तो यहां रहना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं राजीव, ये वहम नहीं है। मैं सब देख चुकी हूं। काकी ने भी कहा था कि ये घर सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। राजीव बाबू के इन शब्दों ने सुनीता की आवाज दबा दी हो, जैसे राजीव बाबू अपने दफ्तर के लिए निकल गए। आज शायद उनका मन थोड़ा खराब हो चुका था। उधर सुनीता भी काफी उदास सी लग रही थी। वह घर से निकलकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई और उस बरगद के पेड़ को निहारने लगी। क्या सचमुच ये सब मेरा वहम है, या फिर मैं ही बेवजह डर रही हूं? लेकिन कल रात जो देखा, वो आंखें, वो परछाई, वो तो सपने जैसा भी नहीं लग रहा था। काश राजीव मेरी बात पर यकीन करता। मैं अकेली पढ़ती जा रही हूं। शायद राजीव को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे मेरी चिंता है। पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि जो मैंने देखा वो सब मेरी कल्पना नहीं थी। ये बरगद का पेड़ क्यों मुझे हर समय अपनी ओर खींचता है, जैसे इसके रहस्य मेरे सामने खुलने वाले हों। काकी भी तो कह रही थी कि ये जगह ठीक नहीं। तो क्या सचमुच इस घर और इस पेड़ में कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन मौजूद है? शाम का समय था।
राजीव बाबू घर लौट चुके थे। घर आकर उन्होंने सुनीता को आवाज लगाई, पर यह कयास सुनीता की कोई आवाज नहीं आई। राजीव ने बार बार सुनीता को आवाज लगाई, मगर सुनीता का कोई भी जवाब नहीं आया। राजीव ने छत की सीढ़ियों से जाकर ऊपर के कमरों में देखा, मगर सुनीता कहीं भी नहीं थी। तभी राजीव बाबू की नजर खिड़की की तरफ गई। बरगद के सामने खड़ी सुनीता को देखकर राजीव बाबू की जान में जान आई। राजीव बाबू की बातों का सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव बाबू ने एक बार फिर सुनीता को आवाज लगाया। राजीव बाबू के इतनी बार बार आवाज लगाने के बाद भी सुनीता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब राजीव बाबू सुनीता के पास पहुंचे। सुनीता, तुम यहां खड़ी हो। मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो देखो राजीव, वो पेड़ तुम्हें दिखाई नहीं देता। वहां कोई है, मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। सुनीता, फिर वही बातें। मैंने कितनी बार कहा है कि इस पेड़ को देख के वहम मत करो, यहां कोई नहीं है, समझी? नहीं राजीव, ये कोई वहम नहीं है। कल भी मैंने देखा था और आज फिर वही एहसास हो रहा है। कोई तो है जो इस पेड़ हमें देख रहा है, हमें पुकार रहा है। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। बस करो सुनीता, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये पेड़ सिर्फ पेड़ है। अगर तुम इसी तरह डरती रही तो तुम्हारा और मेरा दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। चलो घर के अंदर चलो। मैं जानता हूं नया घर है, सुनसान जगह है, इसलिए तुम्हें अजीब महसूस होता है, लेकिन सच ये है कि इस पेड़ में, इस घर में कुछ भी नहीं है। सुनीता, सुन तो रही हो ना मेरी बात? देखो, हमें यहां बस कुछ दिन रहना है। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा। तुम्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि कुछ कहीं नहीं रही हूं। सुनीता भी आकर बिस्तर पर लेट गई। आज मौसम भी साफ था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे राजीव बाबू की आंखें खुल गईं। राजीव बाबू ने अपने बगल में पलंग पर देखा तो वहां सुनीता नहीं थी। उसने इधर उधर सर घुमाया, पर उसे सुनीता कहीं भी नहीं दिखी। तभी उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया और खिड़की के तरफ का दृश्य देखकर राजीव अचंभित रह गया। बरगद का पेड़ और उस पेड़ के ऊपर बैठी थी सुनीता। यह दृश्य देखकर राजीव बाबू की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजीव बाबू दरवाजे पर आए। दरवाजा पहले से ही खुला था। उन्होंने बरगद के पेड़ की तरफ दोबारा देखा, लेकिन यह क्या, पेड़ पर तो कोई नहीं था। यह देखकर राजीव बाबू अब और ज्यादा घबरा गए। राजीव बाबू ने एक बार मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा तो वह दृश्य तो और भी ज्यादा डरावना था। राजीव बाबू ने देखा कि सुनीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। राजीव बाबू को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। एक बार तो उन्हें लगा कि यह सब कोई सपना है। राजीव बाबू बहुत उलझन में पड़ गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। कुछ ही देर में राजीव बाबू गहरी नींद में जा चुके थे। तभी राजीव बाबू को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई घुर रहा हो। राजीव बाबू ये उलझन में थे कि जैसे यह कोई सपना है या फिर सच। जब राजीव बाबू ने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि यह कोई सपना नहीं बल्कि यह तो सच है। सामने सुनीता खड़ी है और उसके पेट पर खून लगा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे हैं। उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं, जैसे कि वह सुनीता नहीं हो बल्कि कोई खूंखार जानवर हो या फिर कुछ और। यह नजारा देखकर जैसे कि मानो राजीव बाबू के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। यह सब देखकर उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, मगर जैसे उनकी आवाज मानो अंदर ही दब गई हो जैसे। राजीव बाबू का पूरा शरीर तक अकड़ गया। वह हिलने की हालत तक में नहीं थे। फिर एक जोरदार सीने में जलन के साथ राजीव बाबू बिस्तर से नीचे गिर गए, मानो हार्ट अटैक आया हो जैसे। सुबह राजीव बाबू के घर के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। सुनीता की लाश वहीं जमीन पर खून से लटपट पड़ी थी और वहीं पास में राजीव की लाश भी पड़ी थी। दोनों का शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उनके शरीर में से सारा खून चूस लिया हो किसी ने। सभी गांव वाले आपस में बातें करने, अरे ये वही बरगद के पेड़ के मुजिया का ही काम है। इन बेचारे पति पत्नी की हालत तो देखो।
यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर कोई भी उस कॉटेज में रहने नहीं आया। जंगल, सुनसान रास्ते और टूटे फूटे घर। मुझे तो ये इलाका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और तुम्हारे बड़े साहब भी ना अजीब आदमी है। ऐसे डरावने घर में किसे रहने भेजते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है। सुनो, इतना परेशान मत हो। बड़े साहब ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ का काम सबसे अहम है। देखो, बस कुछ दिनों की बात है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता हमें यहाँ रहना ही होगा। फिर हम वापस शहर चले जाएंगे। और जहां तक घर की बात है, थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं। बस 2-4 दिन की बात है। देखना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम अकेली थोड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारे लिए सब आसान है कहना, पर रात को जब हर तरफ सन्नाटा होगा तो डरना मुझे ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ बड़े साहब को फोन लगाओ और बोलो कि हमें कोई और क्वार्टर दे दे।